जय हिंद साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में, जहां हम पढ़ रहे कक्षा 12वीं की पॉलिटिकल साइंस और जिसमें चल रहा है अध्याय 3 जिसका नाम है समकालीन विश्व राजनीति में अमेरिकी वर्चस्व। आपने लास्ट क्लास में समझ लिया था अमेरिका के दो राष्ट्रपतियों के दौर में अमेरिका किस प्रकार से एक नए मुकाम पर पहुंचता है। आपने जब जॉर्ज बुश का दौर पढ़ा उसमें आपने अमेरिका का सैन्य प्रभुत्व देखा, जिसमें वो कुवैत जाते हैं और कुवैत को इराक के चंगुल से बचाते हैं। ये आपने देखा और उस युद्ध को कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा दी गई। क्यों? क्योंकि उसमें अत्यधिक आधुनिक हथियारों का प्रयोग किया गया था। इस कारण से उस युद्ध को कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा दी गई और यह भी माना गया कि उस युद्ध में अमेरिका ने जितना पैसा लगाया नहीं, उससे कहीं ज्यादा पैसा उस युद्ध के माध्यम से उसने कमाया, ब्रॉडकास्टिंग राइट बेचकर और गेमिंग के राइट्स बेचकर उनके माध्यम से। पर जब फिर भी वो अपना दूसरा चुनाव नहीं जीत पाते, फिर क्लिंटन आते हैं। क्लिंटन सॉफ्ट पावर पर खेलते हैं, वो इंटरनल पॉलिटिक्स पर ज्यादा ध्यान देते हैं। परंतु जब भी उनके देश पर आक्रमण हुआ या उनके देश के संस्थानों पर आक्रमण हुआ तो उन्होंने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। उन्होंने उसके खिलाफ अपनी सेना का प्रभुत्व दिखाया और उन्होंने अंतरराष्ट्रीय नियमों को ताक पे रखकर ये दिखाता है, दोनों ही घटनाएं ये दिखाती हैं कि अमेरिका दुनिया पर हावी हो गया है। पहले में आप देखते हैं कि अमेरिका संयुक्त राष्ट्र संघ की आड़ में हमला करता है, लेकिन दूसरे में आप देखते हैं जब उसके ऊपर डायरेक्ट हमला हुआ है तो वो किसी भी अंतरराष्ट्रीय कानून की परवाह नहीं करता और वो उन आतंकी ठिकानों पर हमला करता है और उन आतंकी ठिकानों के हमले के दौरान वो कुछ मासूमों को भी मौत के घाट उतार देता है। उसकी कोई जवाबदेही नहीं होती, उससे कोई प्रश्न नहीं करता। तो ये है अमेरिका के वर्चस्व का प्रभाव। अब हम चल रहे हैं आगे की चीजें समझने। आप बोर्ड पे देख रहे होंगे आज लिखा है 9/11 और आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध। 9/11, यहां 9/11 जो है ना, ये 9/11 यहां उल्टा है। आप 9 को मंथ मत समझिएगा, 9 को डेट मत समझिएगा। हमारे इंडियन सिस्टम में डेट पहले होती है, फिर मंथ होता है, फिर ईयर होता है ना। पहले दिनांक, फिर महीना, फिर वर्ष होता है। परंतु अमेरिकी सिस्टम में पहले मंथ होता है, फिर डेट होती है, फिर ईयर होता है। ये याद रखना है। अगर आपने कभी स्नैपचैट में फोटो क्लिक करी होगी तो आपको ये देखने को मिला होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि स्नैपचैट अमेरिकी ब्रांड है, तो अमेरिका के ही तर्ज पर वो तिथि लिखता है। तो ये बात याद रखनी है। तो यहाँ पर ये 11 तारीख को 9वें महीने में 2021 में अमेरिका पर एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला होता है और इस आतंकवादी हमले को दुनिया एक बहुत बड़ी दृष्टिकोण से देखती। क्यों? क्योंकि दुनिया का सबसे ताकतवर देश पर हमला होना, दुनिया के सबसे ताकतवर देश पे हमला होना बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं है। ये बहुत ही बड़ी बात है कि अमेरिका के ऊपर हमला होना और अमेरिका के उन स्थानों के ऊपर हमला होना जो उसकी सेना से संबंधित स्थान है, जो उसके सबसे ज्यादा हाई सिक्योरिटी वाले स्थान है, उन पर हमला होना, ये बहुत बड़ी बात है। जिन आतंकवादियों को अमेरिका ने पनपाया था, किसके लिए? सोवियत संघ के विखंडन के लिए। जब उनको उसने बेकार छोड़ दिया तो उन्होंने ही अमेरिका के ऊपर हमला किया। कहते हैं ना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसी गड्ढे में गिरता है, वो खुद उसी गड्ढे का शिकार होता है। तो ये हकीकत है।
कभी भी दूसरों के लिए गड्ढा मत खोदिए, गड्ढा मत खोदिए, बनिए तो उसके जीवन का पुल बनिए, गड्ढा नहीं। जिसने भी किसी के जीवन में गड्ढा बनने का प्रयास किया वो भी गड्ढे में गिरा है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदेंगे और दूसरे आपके लिए पुल का काम करेंगे, ये संभव नहीं है। आपके लिए भी कोई ना कोई गड्ढा खोदेगा। तो आइए इस कहानी को समझते हैं कि क्या है 9/11 की घटना और क्या है विश्वव्यापी आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध। समझते हैं इसको। अमेरिका 11 सितंबर 2001 के दिन विभिन्न अरब देशों के 19 अपहरणकर्ताओं ने उड़ान भरने के चंद मिनट बाद 4 अमेरिकी व्यावसायिक विमानों पर कब्जा कर लिया। 4 अमेरिकी व्यावसायिक विमानों पर कब्जा कर लिया। कितने लोगों ने? 19 अपहरणकर्ताओं ने। कहां से? विभिन्न अरब देशों से। विभिन्न अरब देशों से कितने विमान? 4 विमान, व्यावसायिक विमान। ठीक है, ये याद रखना। अपहरणकर्ता इन विमानों को अमेरिका की महत्वपूर्ण इमारतों की सीध में उड़ाकर ले गए। ठीक है, अमेरिका अपहरणकर्ता इन विमानों को अमेरिका की महत्वपूर्ण इमारतों की सीध में उड़ाकर ले गए। 2 विमान न्यूयॉर्क स्थित, अंडरलाइन कर लो, 2 विमान न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी और दक्षिणी टावर से टकराए, अंडरलाइन करो। तीसरा विमान वर्जीनिया के अर्लीटन स्थित पेंटागन से टकराया। पेंटागन वो स्थान है जहां पर अमेरिका सेना का सुरक्षा विभाग है। पेंटागन में अमेरिका रक्षा विभाग का मुख्यालय है। समझ रहे हो? अमेरिका के सुरक्षा मुख्यालय पर तीसरा विमान टकराया। और चौथे विमान को अमेरिकी कांग्रेस की मुख्य इमारत से टकराना था, लेकिन वह पेंसिल्वेनिया के एक खेत में गिर गया। तो चौथे विमान को किससे टकराना था? अमेरिकी कांग्रेस मतलब वहां की संसद। वहां की संसद को कांग्रेस कहा जाता है। कहां की संसद को? अमेरिका की संसद को। जहां हमारी संसद को हम संसद कहते हैं, जैसे वहां की संसद को कांग्रेस कहा जाता है। तो उससे टकराना था, लेकिन वो पेंसिल्वेनिया के खेत में क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो अब आप देखो, दुनिया के सबसे ताकतवर देश पर आतंकी हमला होना और उन आतंकवादियों के द्वारा हमला किया जाना जो उसी के द्वारा पाले और पोसे गए थे। जो उसी के द्वारा पाले पोसे गए थे। किसके लिए पाले पोसे गए थे? सोवियत संघ के लिए, सोवियत संघ को तोड़ने के लिए। समझ नहीं बात? जब आप किसी को काम नहीं दोगे, जब वो आपके लिए ही बना है और आप उसको यूज नहीं करोगे, तो फिर वो आपको ही साइड इफेक्ट करेगा ही करेगा। ये स्वाभाविक सी बात है, ये लाजमी है। समझ में आई बात? आगे सुनो। लेकिन वह पेंसिल्वेनिया के एक खेत में गिर गया। इस हमले को 9/11 कहा जाता है। अमेरिका में महीने को तारीख से पहले लिखने का चलन है। इसी का संक्षिप्त रूप 9/11 है, ना कि 11/9 जैसा कि भारत में लिखा जाएगा। भारत में पहले डेट आती है, फिर मंथ आता है, पर अमेरिका में पहले मंथ आता है, फिर डेट आती है। इस हमले में लगभग 3000 व्यक्ति मारे गए। अमेरिकियों के लिए यह दिल दहला देने वाला अनुभव था। उन्होंने इस घटना की तुलना 1814 और 1941 की घटनाओं से की। 1814 में ब्रिटेन ने वॉशिंगटन डीसी में आगजनी की थी और 1941 में जापानियों ने पर्ल हार्बर पर हमला किया था। इसी का बदला उसने जापान पर एटम बम गिराकर लिया था। यही घटना, इस घटना का बदला है। ठीक है, जहां तक जान माल की हानि का सवाल है, तो अमेरिकी जमीन पर यह हमला अब तक का सबसे गंभीर हमला था। अमेरिका 1776 में एक देश बना और तब से उसने इतना बड़ा हमला नहीं झेला था। 1776 में वो एक
देश बनता है, और तब से उसने कभी भी इतना बड़ा हमला अपनी जमीन पर तो कभी नहीं देखा था, जहां उसके देश के 3000 लोग मर गए हों। ये कभी नहीं हुआ था उसकी जमीन पर, डायरेक्ट उसकी जमीन पर। तो वो तो पोर्ट पे हुआ है, पार्ल हार्बर वाला तो पोर्ट पर हुआ है, लेकिन ये उसके घर में घुसकर मारा गया है उसे। तो अब सोचो, अब अमेरिका इसका क्या रिएक्शन देगा। जब अमेरिका के विदेशी दूतावासों पर हमला हुआ, तब उसने अफगानिस्तान पाकिस्तान पर दबा के बमबारी करी, तब तो उसके खुद के घर में घुसकर हमला हुआ है। अब क्या होगा, अब खुद सोच लो। अब उसके फाइटर जेट्स निकलेंगे, अब उसकी सेना निकलेगी। देखो सुनो, 9/11 के जवाब में अमेरिका ने फौरन कदम उठाए और भयंकर कार्रवाई की। अब क्लिंटन की जगह रिपब्लिकन पार्टी के जॉर्ज डब्ल्यू बुश राष्ट्रपति थे। ये पूर्ववर्ती राष्ट्रपति H.W. बुश के पुत्र हैं। क्लिंटन के विपरीत बुश ने अमेरिकी हितों को लेकर कठोर रवैया अपनाया और इन हितों को बढ़ावा देने के लिए कड़े कदम उठाए। आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध के अंग के रूप में अमेरिका ने ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया। यह अभियान उन सभी के खिलाफ चला जिन पर 9/11 का शक था, जिन पर भी उसे शक था, उसके खिलाफ उसने अभियान लॉन्च कर दिया। किसने? अमेरिका ने। और अभी कौन थे राष्ट्रपति? जॉर्ज डब्ल्यू बुश, जो कि पूर्ववर्ती राष्ट्रपति H.W. बुश के पुत्र हैं। समझ में आई बात? तो उन्होंने अभियान लॉन्च कर दिया। अभियान का नाम क्या रखा गया? ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। और उन सभी पर हमला किया गया जिस पर उसे शक था कि ये सम्मिलित हो सकते हैं 9/11 की घटना में। ठीक है। इस अभियान में मुख्य निशाना अल-कायदा और अफगानिस्तान के तालिबान शासन को बनाया गया। तालिबान के शासन के पांव जल्दी ही उखड़ गए, लेकिन तालिबान और अल-कायदा के अवशेष अब भी सक्रिय हैं। 9/11 की घटना के बाद से अब तक इनकी तरफ से पश्चिमी मुल्कों में कई जगहों पर हमले हुए हैं। इससे इनकी सक्रियता की बात स्पष्ट हो जाती है। अमेरिकी सेना ने पूरे विश्व में गिरफ्तारियां की। अक्सर गिरफ्तार लोगों के बारे में उनकी सरकार को जानकारी नहीं दी गई। सोचो आप, मैं आपको गिरफ्तार कर रहा हूं दूसरे देश से, लेकिन आपके देश की सरकार को भी नहीं बता रहा हूं। और ये भी नहीं, पूरी दुनिया को, किसी को नहीं पता होता था कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया जाता था उन्हें रखा कहां जाता था। और जहां रखा जाता था ना, वहां इंटरनेशनल लॉज अप्लाई भी नहीं होते थे, ऐसी जगह रखते थे। और उनके साथ क्या क्रूएल्टी करता होगा अमेरिका, इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। ऐसी जगह पर वो रखता था उनको। फिर उनके साथ क्या करता था, वहां अमेरिकी संविधान के भी मौलिक अधिकार अप्लाई नहीं होते थे। ये बात जान लो आप, जिनको वो गिरफ्तार करता था। तो अब देख लो आप, अमेरिका कितना ताकतवर है, अमेरिका की क्या औकात है, अमेरिका क्या चीज है, पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। आगे सुनो। गिरफ्तार लोगों को अलग अलग देशों में भेजा गया और उन्हें खुफिया जेल खानों में बंदी बनाकर रखा गया। क्यूबा के निकट अमेरिकी नौसेना का एक ठिकाना गवांतानामो बे में है। कुछ बंदियों को वहां रखा गया। इस जगह रखे गए बंदियों को ना तो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की सुरक्षा प्राप्त है और ना ही अपने देश या अमेरिका के कानूनों की। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधियों तक को इन बंदियों से मिलने की अनुमति नहीं दी गई। तो ये जान लो आप, अमेरिका से टक्कर लेने का मतलब है अपनी जिंदगी से हाथ धोना। और नॉर्मली नहीं, तड़पा तड़पा के मारता है अमेरिका, तड़पा तड़पा कर। और तड़पा तड़पा कर मारना क्या होता है, ये जानना है तो अमेरिका से सीखो। क्या क्रूएलिटी करता होगा वो अपनी जेलों में, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये है अमेरिका, जो मानव अधिकार का बहुत बड़ा क्या बनता है, हिमायती। कुवैत में गया था ना, क्या करने, बचाने। लेकिन जब ये दूसरों को मारता है तो
उनको बचाने कौन आता है? कोई आता है? कोई जा पाता है इसके सामने? कोई खड़ा हो पाता है? क्यों? क्योंकि ये दुनिया का बॉस है, बॉस ऑफ द यूनिवर्स। हर चीज में ये आगे है, हर चीज में ये आगे है। क्यों आगे है? क्योंकि इसने हमारी मानसिकताओं को अपने अनुसार गुलाम बना लिया। हमारी मानसिकताओं को अपने अनुसार उसने गुलाम बना लिया। क्यों? उसने गुलाम बना लिया है। तो ये हमारी मानसिकता बन गई है कि हम अमेरिका के बिना अधूरे हैं। हम खुद देखो अपने आसपास, हमारे आसपास अमेरिकी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। हमारे लिए टॉप क्वालिटी स्टैंडर्ड ही अमेरिका है। फोन के मामले में आईफोन पहला उदाहरण, फोन के मामले में आईफोन, बर्गर के मामले में मैकडी, पिज्जा के मामले में डोमिनोज, पिज्जा हट। किसके ब्रांड्स? ये हमारे तो हैं। प्रॉफिट कौन कमा रहा है इससे? लाजमी सी बात है। सेना के मामले में, हथियारों के मामले में टॉप क्वालिटी अमेरिका। अगर अंतरिक्ष की हमें कभी ख्याल आता है तो हमारे मन में कौन सी एजेंसी आती है? नासा, स्पेस एक्स। समझ रहे बात? हमारे खुद के देश के बच्चों को नहीं पता होगा कि हमारे देश की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है। किसी आपको पता है ना? बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा आपकी उम्र के। समझ में बात? तो ये समझने वाली बातें हैं कि हमारी मानसिकता में अमेरिका घुस गया है। और घुसा कैसे है? टेलीविजन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। समझ रही बात? टेलीविजन और सोशल मीडिया के माध्यम से वो हमारे दिमागों में घुसा और हम कुछ नहीं कर पा रहे। हमारा देश कुछ नहीं कर पा रहा क्योंकि हमारे पास उसका कोई विकल्प नहीं है। गूगल का हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं है। हमारे पास यूट्यूब का कोई विकल्प ही नहीं है क्योंकि हमने कोई प्लेटफॉर्म खुद बनाया ही नहीं है। हमने कोई प्लेटफॉर्म बनाया ही नहीं है, इस कारण से हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं। समझ में बात? आगे सुनो। अब आते हैं फिर से इराक आक्रमण पर। फिर इराक पर आक्रमण करेगा ये कौन? अमेरिका। इस बार क्या कहेगा? बहुत रोचक है, सुनने वाली बात है। ध्यान से सुनना है इस बार। 2003 के 19 मार्च को अमेरिका ने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के कूट नाम से इराक पर सैन्य हमला किया। अमेरिकी अगुवाई वाले कॉलिशन ऑफ विलिंग्स आकांक्षियों के महाजोड़ में 40 से ज्यादा देश शामिल हुए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इराक पर इस हमले की अनुमति नहीं दी थी। इस बात को अंडरलाइन कर लो। इस हमले के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने, यूएन ने कोई परमिशन नहीं दी। यूएन ने, फिर भी अमेरिका ने 40 देशों को अपने साथ जोड़ा। 40 देशों को अपने साथ जोड़ा। क्यों जोड़ा 40 देशों? क्योंकि पूरी दुनिया उस पर सवाल ना कर सके। भाई अकेला थोड़ी ना गया हूं मैं, 40 लोगों को गया लेके गया हूं, 40 देश गए मेरे साथ, मैं अकेला। चाहे उनमें उनकी सेना का योगदान सिर्फ 10, 20, 50 का हो, लेकिन साथ तो गए हो ना। आपका भी रिप्रेजेंटेटिव हो गया तो लेके गया हो। और क्या कह के लेके गया, ये सुनने वाली बात है। ये सुनने वाली और बहुत ही ध्यान से समझने वाली बात है। दिखावे के लिए कहा गया कि सामूहिक संहार के हथियार, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रैक्शन बनाने से रोकने के लिए इराक पर हमला किया गया कि इराक ऐसे हथियार बना रहा है जिससे पूरी दुनिया में तबाही आ सकती है। तो हम उसे, उन हथियारों को बनाने से रोकने जा रहे हैं। लेकिन आज तक
इतनी जांचें हो गई हैं और कहीं भी किसी भी जांच में ये प्रूफ नहीं हुआ है कि इराक इस प्रकार के हथियारों का निर्माण कर रहा था। इराक पर हमला इसलिए किया गया क्योंकि इराक उसकी ताकत के सामने एक चुनौती बनकर खड़ा हो रहा था। उसका राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन उसके सामने एक ताकत बनकर उभर रहा था, इसलिए उस पर हमला किया गया। वो अरब देशों को एक अलग दृष्टि में देखने के लिए मजबूर कर रहा था। अरब देशों को कह रहा था कि हमें अमेरिका का गुलाम बनने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए उस पर हमला किया गया। इसलिए उस पर हमला किया गया। और इराक 1991 से पहले वाले सोवियत का बहुत अच्छा मित्र था, इसलिए उस पर हमला किया गया, जिससे कि यह ताकत अमेरिका की ताकत के सामने नासूर न बन जाए, इसलिए उस पर हमला किया गया। बात समझ में नहीं? इसलिए हमला किया गया और इन 40 देशों की आड़ में हमला किया गया। यूएन ने यहां परमिशन नहीं दी है और ये किसी को बचाने भी नहीं गया है यहां पर। इसने झूठा आरोप लगाया है कि इराक मास मतलब सामूहिक नरसंहार के हथियारों का निर्माण कर रहा है, जो कि कभी प्रूफ ही नहीं हुआ। उसने उस देश की राजनीतिक व्यवस्था को तबाह कर दिया और आज भी इराक तबाही का जीवन जीने के लिए मजबूर है। पूरा इराक तबाह हो चुका है। समझ में आई बात? पूरा इराक तबाह हो चुका है। आगे सुनो। इराक में सामूहिक नरसंहार के हथियारों की मौजूदगी के कोई प्रमाण नहीं मिले। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि हमले के मकसद कुछ और ही थे, जैसे इराक के तेल भंडार पर नियंत्रण और इराक में अमेरिका की पसंदीदा सरकार कायम करना। इराक के तेल भंडारों पर कब्जा करना और वहां पर अमेरिका की पसंदीदा हुकूमत को बिठाना, जिससे कि वो अमेरिका के फेवर में काम कर सके, क्योंकि सद्दाम हुसैन उनके फेवर में काम नहीं करता था। सद्दाम हुसैन हमेशा अमेरिका से अलग सोचता था। सद्दाम हुसैन अपने आप को एक वर्ल्ड लीडर समझता था। वो समझता था क्यों हम अमेरिका के पीछे चले भाई, हम भी तो एक देश है ना, तो हमारे पीछे दुनिया चले, हम क्यों चले किसी के पीछे। उसकी ये सोच थी और अमेरिका इस सोच से चिढ़ता था। सब चिढ़ते हैं, सब ही चिढ़ते हैं इस तरह से कि उनका कोई ऑपोजिशन ना हो। सब चाहते हैं कि सब मेरे पिछलग्गू बन जाए, और ये अच्छी बात नहीं है कहीं भी। हर बंदे का क्रिटिसाइज करने वाला होना ही चाहिए। आप कितने भी अच्छे हो, आपके अंदर कमियां आ जाती हैं। जब भगवान को इस देश में क्रिटिसाइज किया जाता है तो इंसान किस चीज, कौन सी खेत की मूली है, कौन से खेत की मूली है इंसान। समझ में आई बात? आगे सुनो। सद्दाम हुसैन की सरकार को चंद रोज में ही सद्दाम हुसैन की सरकार तो चंद रोज में ही जाती रही, लेकिन इराक को शांत कर पाने में अमेरिका सफल नहीं हो सका है। इराक में अमेरिका के खिलाफ एक पूर्णव्यापी विद्रोह भड़क उठा। अमेरिका के 3000 सैनिक इस युद्ध में मारे 3000 सैनिक इस युद्ध में मरे, जबकि इराक के सैनिक कहीं ज्यादा बड़ी संख्या में मारे गए। एक अनुमान के अनुसार अमेरिकी हमले के बाद से लगभग 50,000 नागरिक मारे गए हैं। अब यह बात बड़े व्यापक रूप में मानी जा रही है कि एक महत्वपूर्ण अर्थ में इराक पर अमेरिकी हमला सैन्य और राजनीतिक धरातल पर असफल सिद्ध हुआ है। तो अमेरिका ने अब इन लोगों की जो हत्या करी, उसका क्या, उसके लिए कौन उसे उत्तरदायी ठहराएगा? उसके लिए उसे सजा कौन दे? किसी के अंदर हिम्मत ही नहीं है कि वो उसे सजा दे सके। कोई भी उसे सजा दे ही नहीं सकता। सबसे बड़ी बात तो ये है। और इराक ने वहां पर सरकार तो गिरा दी सद्दाम हुसैन की, लेकिन आज तक वहां पर शांति नहीं आ पाई। वो एक अशांत देश हो गया है। हमेशा वहां पर कुछ ना कुछ होता रहता है। वहां एक अलग प्रकार की मानसिकता लोगों में घर कर गई है और वहां के लोगों की जिंदगी तबाह हो चुकी है। तबाह। वहां पर अलग अलग कट्टरपंथी संगठन पनपते रहते हैं और वो वहां के सरकारी संस्थाओं पर और रिसोर्सेज पर कब्जा करके बैठे रहते हैं।
तो ये है अमेरिका का वास्तविक चरित्र। सिर्फ इसमें सेना ही नहीं दिख रही, उसका राजनीतिक डोमिनेंस भी दिख रहा है, उसका इकोनॉमिक डोमिनेंस भी दिख रहा है, उसका मेंटल डोमिनेंस भी दिख रहा है। हम सबकी मानसिकता में अमेरिका इतना घुस गया है कि हम उसके खिलाफ जाने की सोच ही नहीं पाते। वो दुनिया के सामने चीजों को ऐसे प्रेजेंट करता है जैसे कि वो ही सही है और सब गलत, वो सही है और सब गलत। लेकिन अमेरिका की जनता ऐसी नहीं। अमेरिका की जनता इन सब चीजों को बहुत अच्छे से अपने तराजू पे तोलती है। तभी तो जॉर्ज बुश को लात मार के हटा दिया। तुम ज्यादा ही हार्डकोर हो रहे हो, तुम ज्यादा ही मानव अधिकारों की अवहेलना कर रहे हो, तुम हमारे देश की छवि को खराब कर रहे हो, तुम ज्यादा ही हमारी सेना को तबाह कर रहे हो, बेवजह यूज कर रहे हो। जहां हमारा मामला ही नहीं है वहां भी हमारी सेना जा रही है और मर रही है। क्यों भाई, क्यों मर रही है? हमारी सेना हमारी सुरक्षा के लिए, ना कि दूसरों की सुरक्षा के लिए। तो ये है, ये अमेरिका की वर्चस्व के सामने अमेरिकी जनता खड़ी है, तभी अमेरिका का वर्चस्व नियंत्रण में है थोड़ा। अभी आगे आप पढ़ेंगे तो और विस्तार से समझेंगे। लेकिन पावर सबको पसंद है, अमेरिका की जनता भी इसको एंजॉय करती है बहुत बड़े स्तर पर। आज के लिए बस इतना है, इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।